हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिस इज ललित चौबिसा और आप सबको पता है कि हम सब बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस स्टडीज बोलो या बिजनेस मैनेजमेंट बोल लो, उसके अंतर्गत हम सभी फॉर्म ऑफ जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम रिसेंटली कुछ दिनों से समझ रहे हैं। और आज हम सबको पता है कि हम कंपनी के पार्ट 7 के अंदर, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी का पार्ट कह सकते हैं वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है और किस तरीके से एक कंपनी जो है वो अस्तित्व में आती है। ये सारी चीजें जो है वो हम सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी के निर्माण को यहाँ पर हम व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो एक कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर एक कंपनी जो है वो अस्तित्व में आती है और अस्तित्व में आने के बाद भी कंपनी की क्या प्रक्रिया रहती है, ये सारी जो चीजें होती है वो कंपनी का निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपनी का निर्माण। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो पढ़ने वाले हैं, कंपनी का निर्माण। लास्ट क्लास में आप सबको पता होगा तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जो पढ़ा था वो कंपनी का जो महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी होते हैं, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया और प्रोस्पेक्टस हो गया, ये हमने तीनों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्राइन वाला भी मैंने पढ़ाया था। साथ में आपको इंडोर मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है, वो भी मैंने बताया था। और अल्ट्रा वायरस रूल्स क्या होते हैं वो भी मैंने बताया था। और एक बार वापस बता देता हूं, जब एक कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करने लग जाती है तो अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है कि कंपनी अधिकार क्षेत्र के बाहरी के रूप में कार्य करने वाली कहलाती है, जबकि ऐसा कंपनी को करना नहीं होता है। तो ऐसे अल्ट्रा वायरस रूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत एक कंपनी अपनी सीमा रेखा से बाहर चली जाती है और अपने उद्देश्यों से आगे बढ़कर कार्य करती है, तो ऐसी कंपनी अल्ट्रा वायरस रूल्स के अकॉर्डिंग आगे के लिए कहलाएगी। तो ऐसा कंपनी को ध्यान में रखने होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था इंडोर मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंपनी के जो तृतीय पक्षकार होते हैं, थर्ड पार्टी से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसको कंपनी की आंतरिक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान होगा, क्योंकि कंपनी के आंतरिक नियम हमने बताया, हमने बात करी थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आंतरिक नियम होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अंदर ये आंतरिक नियम होते हैं, जिसे कोई भी कंपनी अपने अपने हिसाब से बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। कंपनी के स्वयं के नियम होते हैं। तो इस कंडीशन में आप कंपनी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो आंतरिक नियम होते हैं उसके बारे में थर्ड पर्सन को जानकारी होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। और एक मैंने आपको जो संरचनात्मक सूचना का जो सिद्धांत बताया था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया कि जब कंपनी के तृतीय पक्ष के साथ, तृतीय पक्षकार यानी कि थर्ड पार्टी के साथ कंपनी अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रही है या कंपनी का थर्ड पार्टी के साथ कोई लेन देन हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी से ये अपेक्षा की जाती है कि उसने कंपनी के एमओए को, एओए को या कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है। तो ऐसा मान के चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं लॉ का हमारा एक रूल्स होता है। कोई भी लॉ हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉ हो गया, साथ में कंपनी लॉ हो गया, फैक्ट्री लॉ हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो, एक्ट के अंदर ये माना जाता है कि जो व्यक्ति उस एक्ट का यूज कर रहा है उसको उस एक्ट के बारे में सही तरीके से जानकारी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, कानूनी अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती है। तो बहुत सारी बेहतरीन बातें जो है वो हमने पिछले लास्ट सेशन में हमने कर ली थी, और आज के इस सेशन में जो हम करने वाले हैं और वो है हमारा कंपनी का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। तो वो जो जिस तरीके से कंपनी का निर्माण होता है वो हम यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो यहाँ पर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए कंपनी का निर्माण को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा कंपनी का निर्माण। आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो यही है, कंपनी का निर्माण। अब हमारा दो ही टॉपिक बच रहे हैं, एक तो है हमारा कंपनी का ये निर्माण और दूसरा है कंपनी की जितनी भी सभाएं होती हैं उसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग्स हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम हो गई, ईजीएम हो गई। ठीक है। और कंपनी की जितनी भी सभाएं हैं उनसे संबंध में जो भी नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो सारा जो है वो हमारा लास्ट पार्ट बचेगा। उसके बाद हमारा कंपनी जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो आइए कंपनी के निर्माण को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंपनी के निर्माण की चार अवस्था होती है। जनरली क्या होती है? कंपनी के निर्माण की चार अवस्थाएं होती हैं कंपनी का निर्माण। और इसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है। तो कंपनी का निर्माण जो है वो चार अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? तो चार अवस्थाओं से। सबसे पहली स्टेज होती है प्रवर्तन। क्या होती है? प्रवर्तन। दूसरी होती है समामेलन, जिसे बोलते हैं इंकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं पंजीकरण। तीसरी होती है पूंजी अभिदान, और चौथी कंडीशन जो होती है वो होता है व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि सीओसी। तो इस तरीके से कंपनी की 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है प्रवर्तन, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन, यानी कि कंपनी के निर्माण की कल्पना जिस व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आती है, यानी कि जो व्यक्ति कंपनी के निर्माण के संबंध में सारे कार्य करता है, कंपनी के निर्माण का विचार करता है, उसकी रूपरेखा तय करता है और किस तरीके से कंपनी अस्तित्व में आएगी, वो सारी औपचारिकताओं का पालन करते हुए एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवर्तक। यानी कि जिस व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले कंपनी के निर्माण की बात आती है और वह व्यक्ति अपने हिसाब से कंपनी की रूपरेखा तय करता है, अपने साथ टीम बनाता है, कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करता है, सारे खर्चे करता है और कंपनी को रजिस्ट्रेशन तक की अवस्था तक ले जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवर्तक। इसीलिए इस अवस्था का नाम क्या रखा? प्रवर्तन अवस्था। ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी के निर्माण की पहली अवस्था होती है प्रमोशन। कंपनी स्टार्टिंग प्रमोशन से होती है हमारी। तो कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था लिखेंगे हम प्रमोशन, जिसे बोलेंगे प्रवर्तन। ठीक है। और ऐसा कार्य जो करता है वो व्यक्ति कौन कहलाता है? ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है, प्रमोटर। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं समझने की बेसिक। जैसे देखो, जनरली हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है, ठीक है, मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने कंपनी के निर्माण की कल्पना की, उसने कंपनी के लिए सोचा कि ये नाम तय करना है, इस तरीके का प्लानिंग करना है, कंपनी की कितनी पूंजी होगी, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होगी, कंपनी किस क्षेत्र में काम करेगी, उसका दायरा क्या होगा, वो सारी प्लानिंग करता है, स्टार्टअप करता है। तो उस ए नाम का व्यक्ति क्या करेगा? वो उस सबकी प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगा? प्रवर्तक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद वो ए क्या करेगा? वो फाइनली क्या करेगा कि कंपनी के संबंध में दिशा निर्देश तय करेगा। ठीक है। कंपनी के पंजीयक रजिस्ट्रार जिस क्षेत्र का वो है, वहां के पंजीयक रजिस्ट्रार में क्या करेगा? वो विधिवत तरीके से एक आवेदन करेगा कंपनी के निर्माण के लिए। ठीक है। और कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए वो सारे कार्य करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगा? प्रवर्तक। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ए बाद में उस कंपनी का सीईओ हो सकता है या एमडी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है? तो आपको बोलना है यस, वो निश्चित रूप से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रवर्तक जो है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो कंपनी में अस्तित्व नहीं रखता है। वो व्यक्ति अपने जितने भी उसने प्रवर्तन संबंधी जो खर्चे किए हैं उसकी वो मांग भी कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी क्या होती है? कंपनी अलग हो जाती है और उसके सदस्य अलग हो जाते हैं। तो एक कंपनी अस्तित्व में कब आती है? आती तो लोग की वजह से है, लेकिन अस्तित्व में कब आती है सब पूछे तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद आती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद आती है, समामेलन के बाद आती है। तो कंपनी समामेलन के बाद क्या आती है? अस्तित्व में आती है। तो जैसे ही कंपनी अस्तित्व में आती है, प्रवर्तक जो है वो अलग हो जाता है और कंपनी अलग हो जाती है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक पृथक अस्तित्व हो जाता है, एक सेपरेट एंटाइटी हो जाती है। ठीक है ना। ये बात तो हमने ऑलरेडी जहां से हमने पूरा पार्टनरशिप स्टार्ट किया था वहीं से हम ये चीजें समझ रहे हैं और आपको मैंने समझा दी थी। तो कंपनी अलग और उसका जो सदस्य है वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तक जो है वो कंपनी से फिर क्या कर सकता है कि अपने संबंध में, क्योंकि वो अलग हुआ तभी तो वो मांग कर सकता है, तो प्रवर्तक अपने प्रवर्तन काल के दौरान जितने भी उसने खर्चे किए उन सब की वो कंपनी से मांग कर सकता है, उससे वो वसूल कर सकता है, क्योंकि अब कंपनी अलग हो गई है और वो प्रवर्तक अलग हो गया है। और उसका वो एज ए सीईओ भी बन सकता है, एज ए एमडी बन सकता है, एज ए संचालक बन सकता है। ठीक है। कंपनी के स्वयं के शेयर कर सकता है, वो किसी भी रूप में कंपनी के अंदर वो अपना जो है वो अपना कार्य कर सकता है। ठीक है। तो ये सारी अवस्था प्रवर्तन कहलाती है। अभी हम बाद में और लिखेंगे, डिटेल्स लिखने वाले हैं, अभी लिखूंगा मैं आपको, प्रवर्तन की परिभाषाएं लिखेंगे। गुथमैन एंड डुगल के अनुसार प्रवर्तन की भी परिभाषा होती है, गस्टनबर्ग ने प्रवर्तन की कुछ परिभाषाएं दी है, प्रवर्तन की क्या अवस्थाएं होती है वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। हम इनिशियल लेवल पे ये देख रहे हैं। आइए सेकंड बात करते हैं। सेकंड होता है कंपनी के निर्माण का, वो होता है समामेलन। जब प्रवर्तक क्या करता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देता है तो कंपनी समामेलन हो जाता है, समामेलन या पंजीकरण। लेकिन समामेलन थोड़ा एक स्टैंडर्ड वर्ड है। जैसे पंजीकरण तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल किसी का भी एनजीओ का भी होता है, किसी संस्था का भी होता है, किसी सामाजिक गतिविधि कार्य करने वाली संस्था का भी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का भी हम जानते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करवाती रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन कंपनी के शब्द में जनरली रजिस्ट्रेशन नहीं बोल के हम बोलते क्या? ये तो मैंने आपको एक समझने के लिए बताया है। जनरली आपको समामेलन ही बोलना है। क्या बोलना है? समामेलन। ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन, इंकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं पंजीकरण। ठीक है। ये संबंधित कंपनी का जहां पंजीकृत कार्यालय है जिस राज्य में है उस राज्य में ये प्रवर्तक
अब प्रवर्तक एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं, इसमें क्या डाउट है? ये कोई जनरल, आपको कोई ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। प्रवर्तक एक व्यक्ति है, उसने किसी और से राय ली, दो को साथी बनाया, तीन बने, चार बने, तो एक से अधिक भी प्रवर्तक हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में डायरेक्टली कौन कहा जाएगा? जिसके निर्माण में, जिसके दिमाग में कंपनी के निर्माण की प्रथम बात आती है। ठीक है, तो समावेलन या पंजीकरण, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद जो है वो कंपनी को जो गुजरना पड़ता है वो है पूंजी अभिधान, इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब पूंजी अभिधान का मतलब क्या होता है कि देखो, जनरली मैंने बताया था, एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसको क्या करता है कि समामेलन के बाद भी, हालांकि अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, अब कोई भी कंपनी समामेलन के बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, फिर भी एक पब्लिक कंपनी है उसको आगे और गुजरना होता है। प्राइवेट कंपनी तो क्या करती है कि यहाँ के बाद भी रुक सकती है, क्योंकि मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी को तो पूंजी अभिधान के लिए कुछ सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, अपने घनिष्ठ लोगों से क्या करेगी, वो पूंजी एकत्रित करना स्टार्ट कर देती। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण के माध्यम से क्या करना पड़ता है? जनता को अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है ना? तो कंपनी क्या करेगी? पूंजी जुटाने के लिए अधिकृत हो जाएगी और वो पूंजी जुटाना स्टार्ट कर देगी। उसी को पूंजी अभिधान बोला जाता है। पूंजी अभिधान कुछ नहीं है। अभिधान क्यों बोला? क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर क्या करेंगे? कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। ठीक है, वो अभिदाता होते हैं, इसलिए उनको इसी अवस्था के आधार पर इसको पूंजी अभिधान की अवस्था बोला गया। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, सार्वजनिक कंपनी को क्या करना पड़ता है? पूंजी जुटाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, और अंत में होता है व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, तो लिखो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस तरीके से कंपनी के निर्माण की चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये चारों मैंने आपको समझा दी है। अब हम क्या करेंगे, पूरा सिक्वेंशियल एक एक को सिस्टमेटिक यहाँ पर समझेंगे और पुनः लिखेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये हमारी पहली स्टेज थी, ये दूसरी अवस्था है हमारी, फिर तीसरी अवस्था हमारी होती है पूंजी विधान, और चौथी अवस्था होती है हमारा व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अब इन अवस्थाओं में कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है? कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर क्या प्रावधान था? ठीक है, और कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, वो भी आपको यहाँ में समझाऊंगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। कंपनी अधिनियम 1956 में क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि एक सार्वजनिक कंपनी को चारों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। ठीक है, लेकिन एक निजी कंपनी क्या करती थी कि इन दो अवस्थाओं के बाद उसकी इच्छा थी कि वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े। दो अवस्थाओं के बाद उसका एक्चुअली क्या है कि उसको समामेलन के बाद ही व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता था। मतलब एक तरीके से वो समामेलन ही उसका व्यवसाय प्रमाण पत्र करने का प्रमाण पत्र था। तो समामेलन के बाद कंपनी क्या करती थी, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देती थी। और एक सार्वजनिक कंपनी को उसके आगे भी क्या करना पड़ता था, दो स्टेज और पार करनी पड़ती थी, पूंजी अभिधान और व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। और जब ऐसा हो जाता था तो सार्वजनिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर क्या है, थोड़े से प्रावधानों के अंदर बदलाव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जो है वो ये है कि अब जो है वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो एक पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो एक अपनी जो है प्राइवेट कंपनी हो, तीनों ही कंपनी क्या कर सकती है, तीनों ही कंपनियां अब जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए बोले, तो समामेलन के बाद चाहे वो ओपीसी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तीनों ही अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रवर्तन से। ठीक है, जब उसकी बात आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करो प्रवर्तन। फर्स्ट स्टेज लिखो आप, प्रवर्तन, कंपनी के निर्माण की प्रथम अवस्था। इसको बोलेंगे प्रमोशन। ठीक है, तो लिखो इसमें, कंपनी के निर्माण का विचार जिस व्यक्ति के दिमाग में प्रथम बार आता है उसे प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी के निर्माण का विचार, कंपनी के निर्माण का विचार जिस व्यक्ति के दिमाग में, कंपनी के निर्माण का विचार जिस व्यक्ति के दिमाग में प्रथम बार आता है
उसे प्रवर्तक कहा जाता है। देखो, प्रवर्तक और प्रवर्तन अलग अलग है। जिसके दिमाग में आ रहा, मतलब जो व्यक्ति विशेष कार्य कर रहा है वो प्रवर्तक है, लेकिन ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी, ऐसे प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम प्रवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रवर्तन। ठीक है, तो लिखो, प्रवर्तन से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं के योग से होता है जो एक कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो लिखो, प्रवर्तन से आशय, प्रवर्तन से आशय, प्रवर्तन से आशय उन क्रियाओं के, प्रवर्तन से आशय उन क्रियाओं के योग से होता है, प्रवर्तन से आशय उन क्रियाओं के योग से होता है जिनको करना एक कंपनी के, जिनको करना कंपनी के अस्तित्व के लिए, जिनको करना कंपनी के अस्तित्व के लिए, कंपनी के अस्तित्व के लिए जरूरी होता है। आया समझ में? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रवर्तन से अब देखो, दोनों का अर्थ पता लग गया। प्रवर्तक मतलब जो कार्य कर रहा है, और ऐसी अवस्था को प्रवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, अब इन सभी क्रियाओं के योग से, प्रवर्तन से ऐसे क्या है, उन सभी क्रियाओं के योग से है जिनको करना है कंपनी की अस्तित्व के लिए आवश्यक। मतलब प्रवर्तन के अंदर इंक्लूसिव सारी चीजें आ जाती है जो कंपनी को एक स्टार्टिंग से लगाकर एक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब तक कंपनी अस्तित्व में आती है। तो सीधा आंसर क्या मिल गया, कंपनी अस्तित्व में कब आती है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन के बाद, पंजीकरण के बाद, समामेलन के बाद। ये लाइन आपको जहां मिल जाए ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट कि प्रवर्तन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। तो जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है, मतलब कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी होती है, क्या हो सकती है, कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करना, कंपनी का नाम तय करना, कंपनी के सदस्यों के लिए प्लानिंग्स करना, कंपनी का उद्देश्य तय करना। ठीक है, ये सारी आप करोगे, हालांकि उस समय कंपनी अस्तित्व में नहीं होती है, भले आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कहलाएगी। जैसे ही समामेलन होगा तभी कहलाएगी। और मैंने आपको बताया था कंपनी का समामेलन, कल ही मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी, मतलब नाम देने के बाद भी वो 90 डेज तक क्या कर सकता है, वो कंपनी का नाम जो है 60 डेज तक, सॉरी 60 डेज तक, यानी कि 2 महीने तक, 60 दिनों तक वो कंपनी के नाम को वापस निरस्त भी कर सकता है। तो उस समय भी कंपनी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान आवेदन करने के 60 दिन तक भी कंपनी अस्तित्व में आएगी कि नहीं आएगी, ये संशय रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रवर्तन के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं जो कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो भले एक दो एग्जाम्पल लिख लो इसमें, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा तैयार करना, ढांचा तैयार करना, पंजीकरण हेतु आवश्यक औपचारिकताएं, पंजीकरण हेतु पंजीकरण के जितने भी आवश्यक औपचारिकताएं होती है ना, वो सारी ये करेगा। ठीक है, विभिन्न खर्चे, विभिन्न खर्चों के अंदर क्या आएगा, कोई डॉक्यूमेंट संबंधी खर्चा हो सकता है, कोई प्रिंटिंग संबंधी खर्चा हो सकता है, स्टेशनरी जो हम बोलते हैं। ठीक है, या मतलब जितने भी वो खर्चा करेगा, ठीक है ना, वो सारा आएगा। जनरली को मैं आपको बहुत डीप बता रहा हूँ, बाकी जनरली वो सारे यहाँ पर पढ़ाते भी नहीं है, ये चीजें लिखवाते भी नहीं है डीपली कि प्रवर्तन के अंदर भी कौन कौन से खर्चे होते हैं। लेकिन आपको एक कंपनी के जनरल जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। जैसे कंपनी का नाम हो गया, विभिन्न उपचारित हो गए, विभिन्न खर्चे हो गए, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का काम हो गया, पेट्रोलिंग का काम हो गया, प्रवर्तक इधर उधर दौड़ेगा। ठीक है, वो कंपनी का जो है वो अस्तित्व में लाने के लिए पेट्रोलिंग संबंधी खर्चा करेगा। ठीक है ना, उसका जितना भी खर्चा होगा वो सारा प्रवर्तन की क्रियाओं में आएगा। और जैसे ही कंपनी का निर्माण हो जाएगा, वो प्रवर्तक इन खर्चों की मांग कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है एज ए कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स क्या होता है कि कंपनी अलग हो जाती है, उसके सदस्य अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रवर्तक अलग हो जाएगा, कंपनी अलग हो जाएगी। और कंपनी अलग हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन, कंपनी और सदस्य अलग हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि प्रवर्तक जितने भी उसने खर्चे किए प्रवर्तन काल में, उनको उनके मांग के लिए वो कह सकता है कि हमें ये खर्चों का भुगतान चाहिए, तो कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवर्तन की बेसिक कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि कंपनी का निर्माण किस तरीके से होता है, तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिखवा लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो प्रवर्तक कौन होता है, तो लिखो इसमें द पर्सन प्रमोटर, यानी कि प्रवर्तक, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, द पर्सन हु इसको यूं कर लो आप, द पर्सन हु हैज कम, who has come the first idea who has come the first idea of formation of company is called the promoter, is called, है समझ में, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में कंपनी के निर्माण का फर्स्ट आइडिया आया, द पर्सन हु हैज कम द फर्स्ट आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर, जिसके दिमाग में कंपनी के निर्माण का प्रथम विचार जो आया है, प्रथम आइडिया आया है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, अब एक परिभाषा लिखेंगे गुथमैन एम डुगल के अनुसार। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गुथमैन एवं डुगल के अनुसार। लिखो एक परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा लिख पा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की पूछी जाती है। ठीक है, तो लिखो गुथमैन एवं डुगल के अनुसार। गुथमैन एवं डुगल के अनुसार तो क्या कहा इन्होंने, देखो गुथमैन एंड डुगल ने यूं बोला कि प्रवर्तन जो है वो दिमाग में आने वाले उस विचार से प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाता है। क्या बोला कि प्रवर्तन जो है वो दिमाग में आने वाले उस विचार से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाता है। तो लिखो इसमें प्रवर्तन दिमाग में आने वाले, प्रवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार से स्टार्ट होता है या शुरू होता है, दिमाग में आने वाले, प्रवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार से प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय को, ठीक है, मतलब बात वही हो रही है ना, बस कहने मतलब गुथमैन के शब्दों में क्या था कि प्रवर्तन जो दिमाग में आने वाले उस विचार से शुरू होता, मतलब स्टार्टिंग वहां से हो रही है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रवर्तन की शुरुआत होती है, देखो एक्चुअली क्या आजकल नया क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। अब वो समय गया है कि बार बार एक ही चीजें पूछी जाती थी कि कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, सीमित होता है, सब जानते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 सब जानते हैं। ठीक है, न्यूनतम सदस्य सब जानते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं, 1% में 1 होता है, सब जानते हैं। मैक्सिमम के लिए भी सब जानते हैं, है ना, कि प्राइवेट में 200 होते हैं,
उसमें अनिर्धारित होते हैं। किसमें? प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है, भले उसको नॉन लिमिट बोलो या अनिर्धारित बोलो। साथ में जो हमारा ये कंपनी के प्रलोग होते हैं वो भी सब जानते हैं, निर्माण अवस्था सब जानते हैं। आजकल के नए नए क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो आपसे उस समय क्या होता है कि जब 4 ऑप्शन एक साथ होते हैं ना, तब दिमाग चकरा जाता है। यहाँ पर आप जनरली पूछेंगे तो कोई भी बोलेगा कि प्रवर्तन का मतलब होता है कि जब जिस व्यक्ति के निर्माण दिमाग में कोई प्रथम बार कल्पना आती है, लेकिन जब उसको एज ए क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया जाता है, 4 ऑप्शन हमें एक साथ मिलते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि प्रवर्तन की शुरुआत होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो कि जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार शुरू होता है वहां से, या दिमाग में विचार शुरू होने की अवस्था से, इस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आता है तो वही हमारा सही हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार से प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाता है, जिससे किसी व्यवसाय को जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे क्या बोला, एक बात और इन्होंने बोली कि जब तक व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, तब तक चलता है ये अवस्था, ठीक है। तो जब तक व्यवसाय चालू अवस्था में आने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, जब तक व्यवसाय चालू अवस्था में आने के लिए तैयार नहीं हो जाता, जब तक व्यवसाय चालू अवस्था में आने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहता है। तब तक यह चलता रहता है। तो क्या बोला गुथमैन एवं डुगल महोदय ने कि प्रवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार से प्रारंभ होता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाता है, और जब तक व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक जो है वो यह चलता रहता है। एक और परिभाषा है, हालांकि भले लिखे लिखे घस्टनबर्ग महोदय ने बोली है, और उन्होंने बोला है कि प्रवर्तन को व्यावसायिक अवसरों की खोज करने और उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी अथवा संपत्ति कोष तथा प्रबंधन योग्यता को एक व्यावसायिक संस्था में संगठित योग्यता को एक व्यावसायिक संगठन में परिभाषित किया जा सकता है, गस्टनबर्ग महोदय ने बोला। तो गस्टनबर्ग महोदय की परिभाषा को आपको ऐसे याद रखना है कि उन्होंने बोला कि व्यावसायिक अवसरों की खोज, प्रवर्तन कहां से स्टार्ट होता है? नए विचारों की खोज से, व्यावसायिक अवसरों की खोज से, वहां से स्टार्ट होता है, और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी तथा कोष संपत्ति और एक प्रबंधन योग्यता को व्यावसायिक संस्था में संगठित योग्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर आपको प्रवर्तन की परिभाषा के अंदर इस तरीके का आंसर न मिलकर आपको यूं मिले कि नए अवसरों की खोज, ठीक है, लाभ प्राप्ति, उद्देश्य, पूंजी कोष, इस तरीके के शब्द अगर आपको दिखे तो आप जान लेना कि प्रवर्तन की ऐसी परिभाषा किस महोदय के द्वारा दी गई है? गस्टनबर्ग के द्वारा दी गई है। तो आपसे कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। परिभाषा लगभग एक दो हर सब्जेक्ट की आपको आनी चाहिए, टॉपिक की, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं तो आपको हर टॉपिक की याद होनी चाहिए, एटलीस्ट उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से कर सके। तो एक बार यहां तक लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब क्या कहा इन्होंने गुथमैन महोदय ने कि इम्प्लीमेंटेशन बिगिंस विद एन आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। क्या बोला कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो निरंतर प्रभाव से आप क्या करते हो? सुधारात्मक कार्य करते रहते हो, नए विचार के साथ कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट्स विद अ बिजनेस एन आइडिया, यानी कि कोई एक आइडिया के साथ शुरुआत करते हो, अंटिल द बिजनेस इज रेडी टू कंसर्न अ गोइंग कंसर्न बिजनेस, यानी कि एक व्यवसाय जब निरंतर रूप से सुचारू रूप से चालू होने की अवस्था तक नहीं आ जाए, तब तक आप क्या करते हो? इस तरीके का कार्य करते रहते हो। इसलिए क्या है कि गुथमैन महोदय ने यह बोला है।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको भी लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गुथमैन एवं डुगल। ठीक है, इनके अनुसार भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डुगल। ठीक है, तो गुथमैन एंड डुगल महोदय ने क्या कहा है, इम्प्लीमेंटेशन implementation start with an idea of establishing implementation start with an idea of establishment of business until the business मतलब समझ में आया कि मतलब उनके कहने का मतलब क्या था कि प्रवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार से, उस कल्पना से शुरू हो जाता है जिससे किसी व्यवसाय को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि उसको स्थापित किया जाता है। और जब तक एक व्यवसाय चालू संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ नहीं कर देता है तब तक जो है यह व्यवसाय के रूप में चलता रहता है, यह निरंतर रूप से बना हुआ रहता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिजनेस अंटिल द बिजनेस इज रेडी टू फंक्शन और वर्क एज ए गोइंग कंसर्न। और आपने गोइंग कंसर्न की अवधारणा पढ़ी होगी, क्या बोलती है गोइंग गोइंग कंसर्न अप्रोच। आपने अगर अकाउंट्स के अंदर पढ़ा हो तो गोइंग कंसर्न अप्रोच बोलते हैं कि एक व्यवसाय जो व्यवसाय को स्थापित करता है तो वो दीर्घकाल की अवधारणा लेता है। मतलब ये मान के चलता है कि व्यवसाय कंटिन्यूस चलेगा, निरंतर चलेगा। व्यवसाय के अंदर लोग आते जाएंगे, नए आते रहेंगे, पुराने जाते जाएंगे, लेकिन बिजनेस ऐसे कंटिन्यूस चलेगा। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करने के लिए ये नहीं सोचता है कि इसको मैं 1 साल के लिए करूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, या मैं 2 साल के लिए करूंगा या 5 साल के लिए करूंगा। वो हमेशा यही बोलेगा कि मुझे निरंतर व्यवसाय को करना है। और यही निरंतर व्यवसाय की अवधारणा कहती है कि हम व्यवसाय में निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं, कंटिन्यूस बेस पे हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस का आकलन करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो और आगे बढ़ जाते हैं, लॉस होता है तो उसको एनालिसिस करते हैं और अगले साल कोशिश करते हैं कि हमें पुनः प्रॉफिट हो। इस तरीके से बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो अंटिल द बिजनेस इज रेडी टू फंक्शन और वर्क एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि जो निरंतर अवधारणा के रूप में जब व्यवसाय शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम इस व्यवसाय को कंटिन्यूस करते रहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन और है गस्टनबर्ग की, लेकिन शॉर्ट में लिखवा देता हूं गस्टनबर्ग ने क्या बोला, और वहीं हमारा सेशन पूरा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गस्टनबर्ग, देखो गस्टनबर्ग ने इनकी परिभाषाओं में 2 बातों को शामिल किया है। एक तो इन्होंने क्या बोला कि प्रवर्तन क्या है, जो एक व्यवसाय के अंदर नए विचारों की खोज के रूप में शुरू होता है। क्या होता है, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में। तो शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको पता लग जाएगा, व्यावसायिक व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में, क्या बोला, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में तथा उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी अथवा संपत्ति कोष, तथा उनसे लाभ प्राप्त करने में मतलब है समझ में। तो आपको इस तरीके के वर्ड्स को पकड़ना है, नए अवसरों की खोज के रूप में तथा उनसे लाभ प्राप्त करने एवं संपत्ति अथवा पूंजी कोष तथा प्रबंधन की योग्यता को एक व्यावसायिक संस्था में संगठित करते हुए।
व्यवसाय में संगठित करते हुए या व्यवसाय में संगठित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवर्तन शुरू होता है। हालांकि हम काफी डिपली जा रहे हैं। अब प्रवर्तन की हमारी कुछ अवस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं, तो यहीं से निकाल सकते हैं। नए अवसरों की खोज के रूप में होता है प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, विभिन्न संसाधनों का साधनों का एकत्रीकरण करते हो, वित्त व्यवस्था का काम करते हो, यही सारे प्रवर्तन संबंधी खर्चे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कल्पनाओं के साथ जो है वो प्रवर्तक जो है वो अपना कार्य स्टार्ट करता है। प्रवर्तन की अवस्थाएं। ठीक है, तो इसमें लिखो आप स्टेप्स ऑफ प्रमोशन। स्टेप्स बोलो, अवस्था का मतलब किस किस रूप में प्रवर्तन होता है, किस किस फेज के रूप में होता है। तो ये नए अवसरों की खोज के रूप में हो सकता है। ठीक है, साथ में प्रवर्तन के अंदर क्या अवस्था नजर आती है हमें, कि प्रवर्तन के अंदर जो है वो सभी संसाधनों का एकत्रीकरण किया जाता है, साथ में पूंजी का एकत्रीकरण किया जाता है, वित्त व्यवस्था की जाती है प्रवर्तक के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर हम यहाँ से कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही करेंगे हम, और आगे जो नेक्स्ट मिलेंगे तब हम आगे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।